फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, डायूरेटिक्स क्या होता है। डायूरेटिक्स एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है। डायूरेटिक्स आर द केमिकल एजेंट व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। ठीक है, मतलब डायूरेटिक्स एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो यूरिन के एक्सक्रीशन के आउटपुट को बढ़ाता है। मतलब डायूरेटिक्स अगर दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं। डायूरेटिक्स एक ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो इंक्रीज़ करते हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स का। मतलब डायूरेटिक्स एक ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो वाटर और सोडियम के डिफरेंट साल्ट्स का एक्सक्रीशन को, रेट ऑफ एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करते हैं या रेट ऑफ एलिमिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं। क्यों? अगर डायूरेटिक्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, डायूरेटिक्स का अगर मतलब होता है कि रेट ऑफ यूरिनेशन को ही बढ़ाना, अगर एक्सक्रीशन रेट को ही बढ़ाना, तो जो पेशेंट होगा, जो पर्सन होगा, उसको यूरिनेशन का अर्ज बार बार आएगा तो डिस्कम्फर्ट फील करेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो हम लोग डायूरेटिक्स को यूज़ क्यों करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, डायूरेटिक्स का यूज़ करने का रीज़न ये होता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैकेनिज़म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइपरटेंशन होता है। ये सारे आयंस, ये सारे सॉल्ट्स जो आपके ब्लड में रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, इन सारे डिजीज़ को काज करवाने का काम करते हैं। अगर आपके बॉडी में साल्ट्स का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो डिजीज़ काज करेगा। एग्जांपल के तौर पे हाइपरटेंशन काज करेगा, एंजाइना पेक्टोरिस काज करेगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करेगा, ओडीमा काज करेगा, और भी बहुत सारे डिजीज़ काज करेंगे जो कि आपके यूरिक एसिड मतलब गाउट डिजीज़ काज करेगा। तो ये सारे अगर आपके बॉडी से नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट आप प्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटीन का जो नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट होता है, अगर वो आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे तो आपके बॉडी में वो नुकसान पैदा करेंगे, वो आपके बॉडी में डिजीज़ काज करवाएंगे। तो उन्हीं डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम डायूरेटिक्स बोलते हैं। डायूरेटिक्स का काम क्या होता है? डायूरेटिक्स का सबसे इजी डिफिनेशन ये है कि डायूरेटिक्स आर द केमिकल एजेंट व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। दूसरा डिफिनेशन ये लिख सकते हैं कि डायूरेटिक्स एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, डायूरेटिक्स एक ऐसा केमिकल एजेंट होता है जो एलिमिनेशन ऑफ वाटर और सोडियम के साल्ट्स के एलिमिनेशन को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। डायूरेटिक्स एक ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो वाटर और सोडियम के साल्ट्स के एक्सक्रीशन को, एलिमिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं, उन्हें हम डायूरेटिक्स बोलते हैं। डायूरेटिक्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? डायूरेटिक्स को हम यूज़ इसलिए करते हैं, हाइपरटेंशन, एंजाइना, CHF, ओडीमा और डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन को एक्सक्रीट आउट करने के लिए हम डायूरेटिक्स का यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन में डायूरेटिक्स का क्यों यूज़ करते हैं? तो हाइपरटेंशन क्या होता है, जब आपके बॉडी में आपका जो ब्लड वेसल्स और आपके ब्लड में ये सोडियम के साल्ट्स प्रेजेंट रहेंगे तो ये सारे क्या काम करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं। कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं मतलब आपका ब्लड वेसल्स ऐंठ जाता है, या उसमें जो उसकी डायमीटर्स होती हैं, जो आपको उसमें जो उसकी ब्लड वेसल्स की जो डायमीटर होती है वो नैरो हो जाती है, जिसके वजह से आपके ब्लड का सर्कुलेशन इजीली नहीं हो पाता है। तो उस ब्लड के सर्कुलेशन को इजीली नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, आपके हार्ट को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसके वजह से आपके हार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन साल्ट्स को अगर हम बाहर निकाल देंगे तो जो मेरा हार्ट रेट है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, मतलब जो आपका ब्लड वेसल्स है, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जब आपका ब्लड वेसल्स नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा तो आपके जो हार्ट एक्सेस वर्क कर रहा था, एक्सेस स्ट्रगल कर रहा था, जो कि आपके ब्लड को पुश करने के लिए, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, वो उसको नहीं करना पड़ेगा। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन एक ऐसा कार्डियोवैस्कुलर का डिजीज़ होता है, ये क्वेश्चन आप HAP में भी लिख सकते हो। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन एक आपके कार्डियोवैस्कुलर का एक ऐसा डिजीज़ होता है जिसमें आपके जो ब्लड प्रेशर होता है, बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है, वो 120 mmHg से 120/80 मतलब 120/80 mmHg से बढ़ जाता है।
120/80 mmHg से बढ़ जाता है। 120/80 क्या होता है? सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर आपके हार्ट का होता है, उससे बढ़ जाना ही हाइपरटेंशन कहलाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपके बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप के साल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। वो सारे साल्ट्स क्या काम करते हैं? आपके ब्लड का कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, जिससे आपके हार्ट को ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है, ज़्यादा ब्लड को पुश करने के लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसा कंडीशन होता है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है कि एंजाइना पेक्टोरिस में आपके हार्ट में जो ऑक्सीजन का डिमांड और सप्लाई होता है, जब उसमें इम्बैलेंस आता है, उसमें डिफिशियंसी आता है, तो आपको एंजाइना पेक्टोरिस नाम की डिजीज़ हो जाती है। एंजाइना पेक्टोरिस नाम की डिजीज़ में होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपके सारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी टिश्यू होते हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको ब्लड पहुंचाने का काम आपका हार्ट करता है। तो आपको एक क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि हार्ट को भी ब्लड पहुंचाने का काम कोई ना कोई तो करता ही होगा। तो जो आपका हार्ट होता है उसको ब्लड पहुंचाने का काम आपकी कोरोनरी आर्टरी करती है। कोरोनरी आर्टरी आपके हार्ट के राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली हुई होती है। जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो लेफ्ट एट्रियम से आपकी कोरोनरी आर्टरी, मतलब जो आपका लेफ्ट साइड के कोरोनरी मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से कोरोनरी आर्टरी आपकी निकली हुई होती है और आपके हार्ट में ब्लड पहुंचाने का काम करती है। आपके हार्ट में ब्लड पहुंचाने का काम करती है। अगर कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो गया, अगर आपके कोरोनरी आर्टरी में लिपिड का जमा हो गया, या आपके कोरोनरी आर्टरी में कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जिनके वजह से आपके हार्ट के मसल्स तक, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, जो भी आपके हार्ट के मसल्स होते हैं, उन मसल्स तक अगर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा तो आपके कार्डियक सेल्स जो होते हैं वो डेड होने लगते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसा डिजीज़ होता है जिसमें जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है और सप्लाई होता है वो आपके प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। इसमें क्या सिम्टम्स शो होते हैं? आपके लेफ़्ट साइड चेस्ट में पेन होने लगता है। तो क्यों होने लगता है? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके हार्ट में, आपका हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है, तो आपके हार्ट में पेन होने लगता है। जो पेन आपको लेफ़्ट साइड चेस्ट पे फील होता है, उस कंडीशन को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ऐसे ही CHF होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आपके ब्लड वेसल्स में कंजेशन हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, उस डिजीज़ को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। ओडीमा क्या होता है? ओडीमा एक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, जो एडिपोज टिश्यू होती है उस एडिपोज टिश्यू में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है। मतलब आपके बॉडी में, आपके टिश्यू में सारे बॉडी, मतलब पूरे बॉडी के सभी जगह टिश्यू में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? किसी चीज़ को स्टोर करने का काम करता है। तो अगर एडिपोज टिश्यू में आपके वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है तो आपको ओडीमा हो जाता है। मतलब जब वाटर का एक्यूमुलेशन होगा तो किसी भी जगह पे आपके स्वेलिंग हो जाएगी, जिस जगह पे आपको ओडीमा हुआ होगा उस जगह पे स्वेलिंग हो जाएगी, तो उसी को हम ओडीमा बोलते हैं। तो इन सब कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम डाईयूरेटिक्स बोलते हैं। मतलब हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ओडीमा और भी बहुत सारे एसोसिएटेड डिजीज़ हैं जिनको सारे डिजीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो मैं कुछ डिजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ थे, उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो जो डिजीज़ हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, CHF, ओडीमा और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं, उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं, सेकेंडरी ड्रग, मतलब ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए तो हम जनरली ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर को यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे ड्रग होते हैं उनको यूज़ करते हैं। बाकी जो डायूरेटिक्स का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल होता है, जो सोडियम के साल्ट्स को और डिफरेंट टाइप के साल्ट्स को एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। ओडीमा में वाटर के एक्यूमुलेशन को डिक्रीज आउट करने का काम करता है। तो ऐसे ड्रग को हम डायूरेटिक्स बोलते हैं।
किडनी का फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ किडनी देख लेते हैं। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है, मेनली एक्सक्रीशन होता है। आप मेटाबॉलिज्म जब पढ़ते हो, फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हो आप फार्माकोलॉजी में, आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन आता है, ई आता है। ई फॉर एक्सक्रीशन या इलिमिनेशन, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी वेस्टेज प्रोडक्ट को आपके बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन या इलिमिनेशन कहलाता है। तो आपका डायूरेटिक्स क्या काम करता है, जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज ऑफ प्रोटीन होते हैं उनको निकालने का काम करता है। कौन, किडनी का फंक्शन क्या होता है कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ प्रोटीन है उनको फिल्टर करना, उनको एक्सक्रीट आउट करना, उनको सिक्रीट करना, मतलब बॉडी के बाहर उनको एक्सक्रीशन करवाना ही किडनी का फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, किडनी को फंक्शन होता है कि एसिड और बेस का जो इक्विलिब्रियम है उसे मेंटेन करना। अगर आपके बॉडी में एसिड बेस का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो आपको डिजीज़ काज होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है मेंटेनेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। इन सारे आयंस का मेंटेनेंस करता है, मतलब ये सारे आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं ना। तो आपका किडनी क्या काम करता है, इन सारे आयंस के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। मतलब ये सारे आयन इलेक्ट्रोलाइट्स के तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफिशियंसी होती है तो आपको बहुत सारे डिजीज़ कॉज होते हैं। तो मेन फंक्शन किडनी का है एक्सक्रीशन करना और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस का बैलेंस करना ही किडनी का फंक्शन होता है। अगर हम दूसरी पॉइंट पे बात करते हैं कि किडनी का यूनिट क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट्स, किडनी का यूनिट नेफ्रॉन होता है। एक किडनी में ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोसेस ऑफ यूरिन फार्मेशन क्या होता है, यूरिन का फार्मेशन कैसे होता है, आप कोई भी आपके बॉडी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। मैं स्ट्रक्चर से आपको दिखाता हूँ कि ये आपकी नेफ्रॉन है। मतलब आपके किडनी में ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये आपके नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या होता है कि जो आपका नेफ्रॉन होता है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बोमेंस कैप्सूल होता है, तो ये बोमेंस कैप्सूल है आपका, ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे आपका पीसीटी होता है, ये आपका लूप ऑफ हेनले होता है, ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, ये आपका डीसीटी होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कोई आपके बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट 100% जो फिल्ट्रेशन आपकी किडनी करती है उसमें से 1 से 1.5% ही यूरिन का फॉर्मेशन हो पाता है, तो वो यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है। दूसरी बात हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन का बताना चाह रहे थे कि बोमेंस कैप्सूल होता है। बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस से जो आर्टरी आती है, एफरेंट आर्टरी, एफरेंट मतलब आना, एफ आर आर्टरी, जो एफरेंट आर्टरी आती है वो डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर वेस्टेज प्रोडक्ट के साथ में फ़िल्टर करने के लिए आपके बॉडी के फ्लूइड्स को लेके आती है। मतलब जो एफरेंट आर्टरी, ये आपकी एफरेंट आर्टरी होती है। एफरेंट आर्टरी आपके बॉडी में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उनको लेके आती है कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होता है। बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो आपकी फ्लूइड्स होते हैं, जो प्योर फ्लूइड्स होते हैं, उनको 100% प्योर नहीं बोल सकते हैं, जो प्योर फ्लूइड्स होते हैं वो एफरेंट आर्टरी के थ्रू ये निकल जाते हैं। मतलब एफरेंट के थ्रू आते हैं और एफरेंट के थ्रू चले जाते हैं। आपके पूरे बॉडी में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं वो एफरेंट आर्टरी के थ्रू, आर्ट्रियोल्स के थ्रू आते हैं और बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है वो पीसीटी में जाता है। पीसीटी में जाने के बाद में ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे आपके किडनी को लगता है कि कुछ ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो गया, आपके नेफ्रॉन को लगता है कि अगर कुछ ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो गया है तो आपका नेफ्रॉन क्या काम करता है कि यहाँ से 65 to 70% का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। अब मेरा जो ड्रग काम करेगा, डायूरेटिक्स का जो ड्रग काम करेगा वो यहीं पे काम करेगा। क्या काम करता है डायूरेटिक्स का ड्रग? डायूरेटिक्स का ड्रग ये काम करेगा कि जो हम डायूरेटिक्स देंगे तो क्या काम करेगा, यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन होगा, आपके पीसीटी पे जो रीएब्जॉर्प्शन होगा उसको इनिबिट कर देगा। एंटी डायूरेटिक जब हम देंगे तो यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो इनिबिट हो जाएगा। मतलब 65 to 70% रीएब्जॉर्प्शन यहाँ से आपका होगा, लगभग 25% का आपका लूप ऑफ डायूरेटिक्स, लूप ऑफ हेनले से होगा, और 5% लगभग डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होता है, और लगभग 1 से 2% आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स से रीएब्जॉर्प्शन होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोसेस ऑफ यूरिन फार्मेशन क्या होता है। जब आपकी किडनी यूरिन को फिल्टर कर देती है, फिल्टर में क्या रहता है, वाटर रहता है और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये सारे डिफरेंट जगह पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। अगर आपकी किडनी को लगता है कुछ ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो गया है तो आपकी नेफ्रॉन सिलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब करती है। कहाँ से रीअब्जॉर्ब करेगा, पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, लूप ऑफ हेनले से, डीसीटी से, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्प्शन करता है। रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद में जो भी ये मटेरियल होते हैं उन सारे मटेरियल को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देती है आपकी किडनी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो प्रोसेस ऑफ यूरिन फार्मेशन हो गया, मतलब फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन के बाद में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद में सिक्रीशन हो जाएगा, सिक्रीशन आउट ऑफ बॉडी, मतलब यूरिन का एक्सक्रीशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या होता है। यूरिन आपका किस किस से मिलकर बना होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। तो आपके यूरिन में वाटर प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, सोडियम आयन प्रेजेंट होता है, पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, अमोनिया प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, सल्फेट प्रेजेंट होता है। ये यूरिया आता कहाँ से। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप प्रोटीनी फूड्स खाते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आज आपने दाल खाया, दाल में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वो प्रोटीन, आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, और ये भी पता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में मतलब अपने यूनिट्स में टूट के आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन आपके अमाइनो एसिड में टूटेगा और अमाइनो एसिड आपके मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में होगा, वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने के बाद में जो प्रोटीन का बेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाना चाहिए। अगर आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है, एग्जांपल के तौर पे अगर आपको किडनी फेल्योर है तो आपकी किडनी क्या काम करेगी, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, मतलब प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी। तो जब फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी तो यूरिया का लेवल आपके बॉडी में इंक्रीज़ होगा। जब यूरिया का लेवल आपके बॉडी में इंक्रीज़ होगा तो वो यूरिया क्या काम करता है कि आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो सारे यूरिया के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, जो आपके जॉइंट्स में फ्लूइड्स प्रेजेंट रहते हैं उन सारे फ्लूइड्स को वो रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन सारे फ्लूइड्स को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे जो आपका जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में ड्राइनेस हो जाता है। अब आपको एग्जांपल के तौर पे पता ही होगा, अगर हम एग्जांपल देना चाहें, आपको भी पता है कि अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, बाइक में जो चैन है, चैन के नीचे अगर ग्रीस नहीं लगाओगे तो उसमें रगड़ पैदा होता है, घर्षण होता है। घर्षण होने की वजह से क्या काम होता है कि चैन स्पाकिट और आपका चैन, मतलब जो चैन में जो भी आप जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि चैन आपस में लड़ता है, चैन और आपका जो भी राउंड करता है वो आपस में दोनों रगड़ते हैं, चैन आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे कटिंग हो जाता है, कट जाते हैं। कटने की वजह से अब आपका नुकसान हो रहा है। ऐसे ही आपके बॉडी में जो आपका जॉइंट्स होता है वहाँ पे जब रगड़ पैदा होगा, घर्षण होगा, तो वहाँ पे आपके बोन्स आपस में रगड़ेंगे। रगड़ने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग, पेन और इन्फ्लामेशन आएगा, रेडनेस आएगा, तो उस कंडीशन को हम गाउट डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका हो जाएगा कि समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट आपको डायूरेटिक्स क्या होता है, आपको लगभग क्लियर हो गया होगा कि डायूरेटिक्स क्या होता है। दोबारा से डायूरेटिक्स का हम डिफिनेशन बता देते हैं कि डायूरेटिक्स एक ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो आपके ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो प्रमोट करते हैं यूरिन के आउटपुट को, मतलब डायूरेटिक्स आर द केमिकल एजेंट व्हिच प्रमोट द आउटपुट ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, मतलब किडनी के द्वारा जो यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है उसके आउटपुट को प्रमोट करते हैं, और ये कार्डियक डिजीज़ में इफ़ेक्टिव होते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो डायूरेटिक्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स, दूसरा होता है नॉन मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स। मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स क्या होते हैं, ऐसे डायूरेटिक्स, ऐसे केमिकल कंपाउंड, ऐसे ड्रग्स जिनके स्ट्रक्चर में
मरकरी प्रेजेंट होता है उसे हम मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स बोलते हैं। मतलब मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स एक ऐसे डायूरेटिक्स होते हैं जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में मरकरी ग्रुप प्रेजेंट होता है, मरकरी एटम प्रेजेंट होता है, मरकरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, उस कंपाउंड्स को हम मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स बोलते हैं। नॉन मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स किसे बोलते हैं? जिस कंपाउंड में मरकरी नहीं प्रेजेंट होगा उसे हम नॉन मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स बोलते हैं। नॉन मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स कई टाइप के होते हैं, जैसे थायाजाइड डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। थायाजाइड डायूरेटिक्स कहाँ पे काम करते हैं? आपका DCT पे, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे आपके थायाजाइड डायूरेटिक्स काम करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डायूरेटिक्स कहाँ काम करते हैं? आपके PCT पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, मतलब जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल के जस्ट बगल में जो पार्ट्स होता है PCT, वहाँ पे आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर काम करता है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स 2 टाइप का होता है, एक एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, दूसरा होता है डायरेक्टली एक्टिंग डायूरेटिक्स। तो यह दोनों आपके कलेक्टिंग डक्ट पे काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका लूप और हाई सीलिंग डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स क्या होता है? लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं। लूप ऑफ हेनले कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आपका लूप ऑफ हेनले है, जो ये पार्ट्स है आपका, ये लूप ऑफ हेनले होता है। ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है और ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। मतलब फ्यूरोसिमाइड और एथेक्रेनिक एसिड ये सारे आपके लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स कहाँ पे काम करते हैं? ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स भी आपके वही मैनिटॉल, यूरिया वगैरह होते हैं। बाकी आपका नेक्स्ट है मिसलेनियस डायूरेटिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको डायूरेटिक्स का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी क्लियर हो गया होगा। दोबारा से देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स क्या होगा। कि जो ड्रग, जो डायूरेटिक्स का काम क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट के जो वाटर प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप के साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको एक्सक्रीट आउट करना डायूरेटिक्स कहलाता है। उनको एक्सक्रीट आउट करना डायूरेटिक्स कहलाता है। तो कहाँ से एक्सक्रीट आउट होंगे? वो आपके एफरेंट आर्टरी से आपके बोमेंस कैप्सूल में आएंगे। बोमेंस कैप्सूल में उनका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, वो जो येलो कलर की पाइप ये दिख रही है, ये आपके नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, इनके थ्रू वो बाहर निकल जाती है यूरिन बन के। और जो यहाँ पे प्योर प्रोडक्ट होते हैं, ये आपके रेड कलर की ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, इन सब के थ्रू फिर ये आपका प्योर हो जाता है, ब्लड विदाउट वेस्टेज। तो ये आपके वेन में चला जाता है और आपके पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट होता है। जो आपके ड्रग होते हैं, अगर ड्रग की बात करते हैं तो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होते हैं, वो ये जैसे एसिटाजोलामाइड आपका यहाँ पे वर्क करेगा। आपका जो लूप ऑफ हेनले के ड्रग्स होते हैं वो इस जगह पे एक्ट करते हैं। आपके DCT मतलब डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के जो ड्रग होते हैं वो यहाँ पे एक्ट करते हैं। मतलब थायाजाइड डायूरेटिक्स यहाँ पे ऐड करते हैं। आपका जो कोई पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स जैसे स्पाइनोलैक्टोन है आपका, वो यहाँ पे एक्ट करता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट पे आपके ड्रग एक्ट करके, मतलब ड्रग का एक्ट करना क्या मतलब है? ड्रग का एक्ट करना मतलब ये कि अगर आपके बॉडी में अगर अमाउंट कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो उनका काम क्या होता है कि रीअब्जॉर्ब करना। और अगर आपके ब्लड में अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से भी वो एक्सक्रीशन कर सकते हैं और आपकी बॉडी में आपके आयंस का, साल्ट्स का बैलेंस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक आपका हो जाएगा MCQs। मतलब कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो डायूरेटिक्स की तरीके से यूज़ करते हैं और उनका प्रॉपर फंक्शनिंग वे क्या होता है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके इस सीरीज़ का ये 185 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब आपको मैंने 185 क्वेश्चंस बता दिए हैं 7 चैप्टर तक। तो इसमें आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका एसिटाजोलामाइड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, तीसरा है फ्यूरोसिमाइड, चौथा है स्पाइनोलैक्टोन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी पढ़ा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके PCT पे प्रेजेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे कौन सा ड्रग काम करता है? एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे काम करता है और आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करने के बाद में अपना एक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है
जो पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स की तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा एसिटाजोलामाइड, दूसरा है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, तीसरा है फ्यूरोसिमाइड, चौथा है अमाइलोराइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाइलोराइड। जो अमाइलोराइड होता है वो पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स की तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच रिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, मतलब हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड ड्रग में कौन सा रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें पहला ऑप्शन आपका बेंजोथायाडायजीन्स, फ्यूरांस, इंडोल्स, थायाजाइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेंजोथायाडायजीन्स जो होता है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड के रिंग में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लेसिक्स इज अ पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ, लेसिक्स किसका पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। तो ऑप्शन दिया गया एसिटाजोलामाइड का, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड का, फ्यूरोसिमाइड का, अमाइलोराइड का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूरोसिमाइड। जो फ्यूरोसिमाइड होता है वो लेसिक्स का कंपोजिशन होता है, मतलब लेसिक्स का फ्यूरोसिमाइड का ब्रांड नेम लेसिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई सीलिंग लूप डाययूरेटिक्स, कौन सा ऐसा ड्रग है जो हाई सीलिंग लूप डाययूरेटिक्स की तरीके से यूज़ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले ही बताया है कि लूप डाययूरेटिक्स कौन से होते हैं, मतलब जो यू शेप के अभी आपने पढ़ा था कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहें कि लूप डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, यही तो आपके लूप डाययूरेटिक्स होते हैं। यहाँ पे जो ड्रग एक्ट होते हैं उनको हम लूप डाययूरेटिक्स बोलते हैं, मतलब जो ड्रग यहाँ पे एक्ट करते हैं उनको हम लूप डाययूरेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो फ्यूरोसिमाइड है वो लूप डाययूरेटिक्स की तरीके से यूज़ किया जाता है। अभी आपने पढ़ा कि लूप डाययूरेटिक्स पे फ्यूरोसिमाइड एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है। फ्यूरोसिमाइड क्या काम करता है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एटीपीएस चैनल को एक्ट करके अपना एक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन इन किडनी डिटरमाइन द सब्सटेंस, मतलब ये तीनों प्रोसेस किस प्रोसेस में आएंगे, मतलब ये तीनों फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन किस स्टेप के थ्रू आते हैं। मेटाबॉलिज्म में आएंगे, एक्सक्रीशन में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे, एब्जॉर्प्शन में आएंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये चारों पैरामीटर्स आपके फार्माकोकाइनेटिक डायमीटर के हो। आपकी फार्माकोलॉजी में आप पढ़ते हो कि एक होता है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा होता है फार्माकोडायनामिक। तो ये चारों स्टेप्स फार्माकोकाइनेटिक में होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है वो एक्सक्रीशन का स्टेप्स होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका एक्सक्रीशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ नॉट अ लूप डाययूरेटिक्स, कौन सा ऐसा ड्रग है जो लूप डाययूरेटिक्स नहीं है। यहाँ पे डिसऑर्डर हो गया, डाययूरेटिक्स होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है फ्यूरोसिमाइड, दूसरा ऑप्शन है ब्यूमेटेनाइड, तीसरा ऑप्शन है मैनिटॉल, चौथा ऑप्शन है इथाक्रेनिक एसिड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर मैनिटॉल हो जाएगा। जो मैनिटॉल होता है वो लूप डाययूरेटिक्स के तरीके से नहीं यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाययूरेटिक्स ड्रग आल्सो इन्वॉल्व्स इन इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग का मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है, मतलब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करके आपका डाययूरेटिक्स काम करता है या ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करके आपका डाययूरेटिक्स काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है मतलब आपके जो फ्लूइड्स थे उनका फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन होने के बाद में अब वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है अगर जो एक एक्स्ट्रा फिल्ट्रेट हो गए थे तो उनको रीअब्जॉर्ब करना ही आपकी नेफ्रॉन किडनी का काम होता है। तो डाययूरेटिक्स जब हम देते हैं तो जो मतलब दोबारा से जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, मतलब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, वो डिक्रीज़ हो जाता है। उसके डिक्रीज़ होने की वजह से जो आयंस होते हैं आपके ब्लड्स में, आपके नेफ्रॉन्स के लेयर में फिल्टर आउट होने के बाद में वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जिससे जो आपके कार्डियोवैस्कुलर के डिजीज़ होते हैं, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, जो आपका ब्लड वैसो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं। मतलब कौन ड्रग क्या डाययूरेटिक क्या काम करता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करता है या इंक्रीज़ करता है। तो जो डाययूरेटिक्स होते हैं वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ अ
प्रोटोटाइप कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या होते हैं, जो आपके पीसीटी पे काम करते हैं, मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पे काम करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड, बीमेटेनाइड, एसिटाजोलामाइड। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एसिटाजोलामाइड आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटाजोलामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इज अ बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरान, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरान डेरिवेटिव का होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड, बीमेटेनाइड, बेंजथायाजाइड। तो जो फ्यूरोसिमाइड होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका बेंजोइक सल्फोनामाइड फ्यूरान डेरिवेटिव होता है। आप नाम से ही क्लियर है, फ्यूरान, फ्यूरान, फ्यूरोसिमाइड, मतलब फ्यू फॉर फ्यूरान, फ्यू फॉर फ्यूरोसिमाइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्यूरोसिमाइड जो होता है वो बेंजोइक एसिड सल्फोनामाइड फ्यूरान डेरिवेटिव होता है। कि कौन सा ऐसा ड्रग है जो CAMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है क्लोरथैलिडोन, मेटोलाजोन, बीमेटेनाइड, बेंजथायाजाइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बीमेटेनाइड। जो बीमेटेनाइड होता है वो साइक्लिक MP और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट कर देता है। CAMP आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्या होता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब व्हिच ड्रग आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर। मतलब अगर हार्ट फेलियर हाइपरटेंशन और ओडिमा आपके हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, हेपेटिक फेलियर की वजह से हो रहा है, तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो उसमें यूज़ किया जाएगा। तो उसमें पहला ऑप्शन है आपका क्लोरथैलिडोन, मेटोलाजोन, ज़िपामाइड, बेंजथायाजाइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरथैलिडोन। मतलब अगर ये सारे फेल हो गए हैं और उसके वजह से अगर आपको हाइपरटेंशन या ओडिमा हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्लोरथैलिडोन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा ड्रग है जो बेंजोथायाजाइड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका बीमेटेनाइड, एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसिमाइड एंड बेंजथायाजाइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजथायाजाइड को हम बेंजोथायाजाइड के नाम से भी जानते हैं। इज अ डायूरेटिक्स व्हिच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओडिमा। मतलब कौन सा ऐसा डायूरेटिक्स है जो ओडिमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका स्पाइनोलैक्टोन, ज़िपामाइड, मेटोलाजोन, बेंजथायाजाइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़िपामाइड। जो ज़िपामाइड डायूरेटिक्स होता है वो ओडिमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका, कौन सा ऐसा ड्रग है जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है लेकिन एल्डोस्टेरॉन को एंटागोनाइज करके अपना एक्शन देता है। मतलब व्हिच इज अ पोटेशियम डायूरेटिक्स व्हिच एक्ट बाय एंटागोनाइजिंग एल्डोस्टेरॉन इन द डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल्स। मतलब डिस्टल रीनल ट्यूब्यूल्स में कौन सा ऐसा एल्डोस्टेरॉन एंटागोनाइजिंग ड्रग है जो पोटेशियम स्पेरिंग कैटेगरी का है। तो यहाँ पे आपका क्लोरथैलिडोन है, एसिटाजोलामाइड है, स्पाइनोलैक्टोन है, फ्यूरोसिमाइड है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइनोलैक्टोन। जो स्पाइनोलैक्टोन है वो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की तरीके से काम करता है और एल्डोस्टेरॉन को एंटागोनाइज करके, आपने रास पढ़ा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन, आपने HAP में पढ़ा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट सिस्टम, एंटागोनाइजिंग सिस्टम। तो वहाँ पे आपका रास होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट सिस्टम। तो वहाँ पे आपका एल्डोस्टेरॉन ही यूज़ किया जाता है। तो एल्डोस्टेरॉन को एंटागोनाइज करने के लिए कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, स्पाइनोलैक्टोन यूज़ करते हैं एल्डोस्टेरॉन के एक्शन को एंटागोनाइज करने के लिए। नेक्स्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आपका सजेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। आप लोग हमको कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।